This is Sakshi Verma. Welcome back to my YouTube channel Easy Learning Concept. तो मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फीचर्स क्या होता है, जिसमें से मैंने 3 फीचर्स को डिस्कस कर दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बचे हुए फीचर्स को, ठीक है। तो उसका फोर्थ फीचर्स क्या है कि वो जो उसकी जो विधायिका थी वो क्या बन गई थी, बाई कैम्ब्रल, यानी द्विसदनीय, यानी टू, मतलब कि ये जो फेडरल का जो इसका मेन मकसद क्या था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रमोट करना एंड फेडरेशन एस्टैब्लिश करना, यानी संघवाद की स्थापना करना, ठीक है। तो यहाँ की जो लेजिस्लेचर थी क्या बन गई, बाई कैम्ब्रल फेडरल, ठीक है। पहले जो सारी पावर थी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब क्या की गई, पावर की डिवीजन की गई, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर में तो जैसे कि अभी हम लोग में पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उस समय भी ये चीजें थी, ठीक है। तो अपर हाउस को क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये क्या थी, परमानेंट बॉडी थी। जैसे अभी राज्यसभा है, वो क्या है, परमानेंट बॉडी। देखो, परमानेंट बॉडी बनाने का मकसद ये होता है कि जो लोअर हाउस होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो हर 5 साल में नए मेंबर्स वहां चुना के आते हैं। हालांकि बहुत सारे मेंबर्स का रीइलेक्शन हो के भी इलेक्शन जीत जाते हैं दोबारा इलेक्शन में, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट बॉडी होने का मकसद क्या है कि अगर मान लो कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो इम्पोर्टेंट बिजनेस कंडक्ट करना होगा। मान लो कि चाइना हम लोग पे हमला कर दी और लोकसभा डिसॉल्व हो चुका है, तो जो राज्यसभा में मीटिंग तो बुलाया जा सकता है ना, क्योंकि वो क्या है, परमानेंट बॉडी है। इसीलिए परमानेंट बॉडी का कंसेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो काउंसिल ऑफ द स्टेट क्या थी, अपर हाउस से, जो कि क्या थी, एक परमानेंट बॉडी थी, और इसमें जो 1/3 मेंबर थे वो हर 3 साल पे रिटायर्ड होते थे, ठीक है। और इसकी जो संख्या थी इस हाउस की कितनी थी, 260, और जिसमें से 156 जो थे वो क्या थे, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी वैसी एरिया जो ब्रिटिशर्स ने ऑक्युपाई की थी हमारी इंडिया में। और 104 जो मेंबर थे वो इंडियन स्टेट से थे, जैसे कि हो गया प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, तो वहां के स्टेट्स जो कि वहां पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रही थी, वहां या तो राजा रूल कर रहे होंगे या तो गवर्नर रूल कर रहे होंगे, ओके, ठीक है। नाउ बात आती है लोअर हाउस की, या तो मैं कहूं फेडरल असेंबली। लोअर हाउस, फेडरल असेंबली एक ही चीज, ठीक है। तो इसकी टेन्योर क्या होती थी, 5 इयर्स। जैसे कि अभी लोकसभा का टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स का। कंपोजिशन, इसकी बनावट कितने मेंबर्स की थी, 375 मेंबर्स की। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश इंडिया के थे वो 250 की थी, एंड प्रिंसली स्टेट की 125 से ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आता है, 375। जो सीट है जो रिजर्व थी प्रिंसली स्टेट की, उसको कौन नॉमिनेटेड करते थे, राजा नॉमिनेट करते थे। यहाँ पे इसका मतलब क्या, वहां पे इलेक्शन होता था, जो हेड ऑफ द स्टेट दैट इज द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो थे वो नॉमिनेट करते थे, ठीक है। समझ में आया यहाँ के मेंबर्स को। एंड जो इलेक्शन का मेथड क्या था, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। मैंने आपको बता चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो और ये भी था इसमें कि टाइम के 5 साल के पहले इसको डिसॉल्व किया जा सकता था, यानी ये क्या है, टेम्पररी हाउस है, यानी अस्थाई है ना, स्थाई हमारी काउंसिल ऑफ द स्टेट होती थी, ठीक है। तो इसमें जो जो एक चीज और लाई गई क्या थी कि ऑल्सो इट इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म in 6 out of 11 provinces, that is Bihar, Bengal, Bombay, Madras, United Province, Assam, many restriction placed on them। यानी जो सेंट्रल में जो थी वो संघवाद बाइकैम्बलिज्म तो लाई, लेकिन कुछ प्रोविंसेस, जो कि कौन से प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो 11 में से 6 प्रोविंसेस में क्या लाया गया, बाइकैम्बलिज्म, यानी द्विसदनीय का कंसेप्ट लाया गया। कौन कौन से प्रोविंस में,
बिहार में, बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, यूनाइटेड प्रोविंस में और असम में, और उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन पुट फॉरवर्ड किए गए थे। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस क्या था आप लोग को पता है? वो आज का यूपी था। 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस को, सॉरी, यूपी को, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, और मद्रास आपको पता ही तमिलनाडु को कहा जाता है। ओके, ना यहाँ पे क्या किया गया कि कॉमनल इलेक्टोरेट का विस्तार किया गया, रिटेंशन की गई। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा था साइमन कमीशन में, तो उसका मिशन में सुझाव दिया गया था कि आप जो है कॉमनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो। ओके, तो देखो कैसे कंटिन्यू करते हैं। Further extended the principle of communal representation by providing separate electorate for depressed class, women, labor. Muslim got, यहाँ पे 33 होगा, मैंने बहुत छोटा लिखा है, इसलिए 33 whole number 1/3% seats in federal legislature. Their number much less than 1/3 of total population of British India. देखो इसमें दिमाग हमारे अंग्रेजों ने, सॉरी हमारे तो नहीं थे, तो अंग्रेजों ने क्या लगाया कि कॉमनल इलेक्टोरेट तो ला ही दिया गया था ताकि तोड़ फोड़ के हमारे जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था, जो फीलिंग था, उसको कैसे भी डिस्ट्रॉय करके यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करे, अपने हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर कंट्रोल में रखे। ओके, तो हम लोग को पता है कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आ गया, फिर उसको एक्सटेंड क्यों किया गया? यही सब कारण के कारण, क्योंकि इंडिया को वो लोग हथियाना चाह रहा था, ना कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन का दर्जा देना चाह रहा था। हालांकि जो हमारी कांग्रेस की लीडर थी वो ये चाहती थी कि ये सब ना लाके एक हमारा जो इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसको लाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उल्टा ये सब प्रोविजन ला के एक अलग सा जो इनस्टेबिलिटी था वो क्रिएट किया। ओके, तो इसमें क्या किया गया कि जो हम लोग पढ़े थे कि सिख्स को दिया गया था, मुस्लिम को दिया गया था, एंग्लो इंडियन को दिया गया था, क्रिश्चियंस को दिया था, तो उसको तो दिया ही, साथ में डिप्रेस क्लास, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर। और आपको ये बात जानकर काफी सरप्राइजिंग लगेगा कि वुमेन एंड लेबर तो अपना अधिकार मांगे भी नहीं थे, फिर भी जबरदस्ती वो लोग को दिया। तो ये लेकिन मंशा बहुत ही दुखनीय थी या दयनीय थी, कितनी बेकार की जो ये था सोच कि ये लोग अगर मांग नहीं रहे हैं, अगर आपसे डिमांड किया जा रहा है कि हमारे इंडिया को आजाद कर दो, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यही फुसलाया गया था भारतीय जितने सारे नेता थे कि आप लोग को एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985 में कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट देश का दर्जा मिलेगा। ठीक है, और तो और क्या किया गया कि अगर आप इसके फ्रैक्शन में लाओगे तो 1/3 होगा। ओके, तो आप इसको देख लेना। अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने बैठी हूँ तो आप लोग को लगेगा कि मैं मैथ्स बना रही हूँ, लेकिन नहीं, आप लोग इसका जो मिक्स में है, होल नंबर में, तो आप लोग कन्वर्ट करोगे तो 1/3% होगा। यानी जो मुस्लिम को जो सीट्स थे वो 33 इंटू 1/3% जो थे वो क्या कर दिए गए, किसके लिए रिजर्व कर दिए गए? मुस्लिम लोग के लिए। रिजर्व तो नहीं किए गए, लेकिन जो वहां से जो लोग खड़े होंगे मुस्लिम, तो उनको मुस्लिम लोग को ही चुन के वहां पे भेजेंगे। ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर यानी जो दोनों जो सदन था उसमें 33 होल नंबर 1/3% जो था वो सीट उन लोग के लिए था। हालांकि उनका जो पॉपुलेशन था 1/3 से भी कम था ब्रिटिश इंडिया में, फिर भी क्या किया गया कि 33 होल नंबर 1/3 को आपको कैलकुलेट करोगे तो 1/3 आएगा। ओके, क्योंकि 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100/3 और उसमें परसेंट बोला गया इंटू 1/100, तो 1/3% था। और इन लोगों का जो पॉपुलेशन है टोटल वो 1/3 से भी कम था, और कितना दे दिया सीट उन लोग को? 1/3%, यानी पॉपुलेशन से भी ज्यादा। तो देख रहे हो कितना बेकार मंशा था उन लोग का। ठीक है, increase in the size of legislature and extension of franchise। तो 10% जो पूरे आबादी के 10% को वोटिंग का राइट दिया गया। और हम लोग जानते ही हैं कि जो काउंसिल जो था उसका जो स्ट्रेंथ था वो 260 कर दिया गया था, और लेजिस्लेचर असेंबली जहां
जो लोअर हाउस थी उसका जो स्ट्रेंथ था कितना था 375। ठीक है। 7वां पॉइंट क्या आता है कि फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था। ठीक है। जो कि देखो कोर्ट क्या कर, हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि करती है, जब भी किसी राज्य सेंटर में डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करती है, टाइम टू टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं उसको इंटरप्रेट करती है, उसके मीनिंग से बताती है कि क्या कन्वे कर रही है, उसको मीनिंग क्या कन्वे कर रही है वो सर्टेन प्रोविजन। तो उस समय फेडरल कोर्ट का था कंसेप्ट, तो लाया गया था जो कि एक्ट वगैरह को इंटरप्रेट करती थी, उनको सर्टेन पावर्स दिए गए थे, जो कि जिसको डिटेल जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना जान लो कि उसमें एक चीफ जस्टिस होते थे और 6 से ज्यादा जज नहीं हो सकते थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट नंबर 8 क्या है, बर्मा, बरार एंड अडान, इन तीनों जगहों के साथ क्या क्या हुआ। तो एज वी ऑल नो कि बर्मा म्यांमार को कहा जाता है, जो बांग्लादेश और इंडिया की साइड लोकेटेड है। तो बर्मा को क्या किया गया कि इंडिया से उसको अलग कर दिया गया। प्रीवियसली जो बर्मा था वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। एंड जो अडान, अब आप लोग बोलोगे कि अडान कहाँ है, तो अडान जो क्या है एक पोर्ट सिटी है जो कि कैपिटल है यमन की। तो उसको किसको दे दिया गया, ब्रिटिश कॉलोनियल को, ब्रिटिशर्स को ही दे दिया गया। एंड बरार, तो बरार हमारे इंडिया का ही पार्ट है। तो बरार रिमेन फॉर्मली द पार्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मर्ज्ड विद सेंट्रल मर्ज्ड विद सेंट्रल प्रोविंसेस, नहीं होगा प्रोविंसेस होगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके, आप लोग प्रोविंसेस कर लेना। तो सेंट्रल के प्रोविंसेस को किसको मर्ज कर दिया, बराड़ को, जो कि किसका पार्ट था, हैदराबाद स्टेट का पार्ट था। लेकिन जो उसका प्रशासनिक कार्यों के कारण उसको सेंट्रल प्रोविंसेस में उसको मर्ज कर दिया, प्रोविंसेस। ओके, तो सेंट्रल के जो 11 प्रोविंसेस थे उसको मर्ज कर दिया गया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ओके, तीनों को समझ में आ गया। अब अदर कौन कौन सी चीजें आए, इसको आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो या एक में ही लिख सकते हो, मैंने एक ही में लिख दिया। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। जो हमारी आज की जो सेंट्रल बैंक है विच इज आरबीआई, उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 935 के तहत इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। इसका मेन मोटिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो क्या था कि जो करेंसी और जो क्रेडिट है उसको कैसे मार्केट में रेगुलेट करना, कंट्री में रेगुलेट करना। जो भी आप लोग सुनते होंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो कि इकोनॉमिक्स का टर्म है, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहती। ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगी सारा चीजें। तो जो आरबीआई का मेन काम क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से सारी करेंसी आ रही है, कैसे उसको रेगुलेट करना है, कितनी क्रेडिट है, डेबिट तो नहीं, क्रेडिट कितनी आ रही है, जो CRR SLR, इसको रेगुलेट करने का काम होता है आरबीआई का। जिसे कौन कब स्टैब्लिश किया गया था, किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 95। उसके बाद क्या, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज आप लोग सुनते होंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उस समय क्या किया गया था, इस एक्ट के तहत एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी जो कि एक सेंट्रल लेवल पे होगी, फिर प्रोविंशियल सर्विस कमीशन जो कि स्टेट लेवल पे होगी, और जेपीएससी जो आज भी आई थिंक प्रिवेलेंट है। जेपीएससी अगर दो या तीन राज्यों में जब एक ज्वाइंटली, एक संयुक्त रूप से सर्विस कमीशन को किया जाता है एस्टैब्लिश, मान लो बिहार, झारखंड, ये सब में एक मतलब कि ज्वाइंट पब्लिक तो संयुक्त रूप से एक आयोग बनेगा, सेवा आयोग बनेगा, लोक सेवा आयोग बनेगा, लोक सेवा आयोग, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। ठीक है, जेपीएससी इसी को बोलते हैं संयुक्त रूप से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो वीडियो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 935 का जो फीचर्स था उसको मैंने डिस्कस कर दिया है, ये आखिरी पॉइंट था। ठीक है, तो
इसमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी किए गए थे, इसीलिए क्योंकि ये इंडिया के इंडिपेंडेंस का बात तो कहा ही नहीं, जो हमारे जो मेन जो कांग्रेसी लीडर थे वो चाहते थे, ठीक है। इसीलिए सब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म वगैरह हुआ। और आपको जो है काफी हैरानी होगी कि एक्ट 1935 में इनैक्ट कब हुआ, लागू कब हुआ 1937 में, और डिसकंटिन्यूड हो गया कब 1939 में, ठीक है। तो 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, आप लोग को पता ही है। और जब ये खत्म हुआ 1942 में एक क्विट इंडिया मूवमेंट आया, जिसमें एक देशव्यापी एक क्या चला, मूवमेंट चला कि अब जो अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारे जो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी डिटेल वे में। तो ये आपका जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी आजाद इंडिया। अब आजाद इंडिया कैसे रूल होंगी, किसके द्वारा रूल होंगे, क्या प्रोविजंस थे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने कभी भी वीडियो में ये सारी बातें नहीं बोले, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो मैं कमेंट में देखकर नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगी, ओके, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।